मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से सभी का सादर अभिनंदन। आपका पुनः स्वागत है। हिंदी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार करता हूं। तो आज हम हिंदी भाषा की श्रृंखला में समास को पढ़ेंगे। समास में यदि संधि छेद किया जाए तो प्रथम दृष्टया तो ये होता है सम जमा आस, ठीक है। अगर कोई इसमें प्रत्यय भी पूछ ले, ठीक है ना, तो इसमें ये बनेगा सम जमा अस और जमा अ। अब ये अ कहाँ से आया? ये घय प्रत्यय है। घय प्रत्यय हिंदी में होता नहीं, संस्कृत में होता है, तो उससे जुड़ के समास बन जाता है। आप कहते हो कैसे? ये उसी तरीके के प्रत्यय होता है जैसे वसुदेव का जो पुत्र होता है वो कहलाता है वासुदेव। तो ऐसे जैसे भरत से संबंधित जो है वो है भारत। तो ऐसे शब्दों का निर्माण प्रत्ययों के लगने से होता है। जब प्रत्यय पढ़ेंगे हम तो विस्तार से हम इनकी चर्चा करेंगे। आज समास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये समास। अगर समास शब्द में देखें इसमें, ठीक ना, इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण, किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, छोटा करना, ठीक है जी। समास शब्द में देखें तो भाववाचक संज्ञा है। समास शब्द के अंदर भाववाचक संज्ञा कोई पूछ लेता है, ठीक है। आजकल वो ज़माना चला गया कि जब ऐसे क्वेश्चन आते थे कि हरे रंग की मिर्च का रंग कैसा होता है? हरा होता है। वो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिसने बिल्कुल उस टॉपिक पे पीएचडी की तरह पढ़ा होगा तो आपके आंसर निकलेंगे, नहीं तो आप भूल जाओ, ठीक है। चलो, समास में भाववाचक संज्ञा, संक्षिप्त होने का भाव समास कहलाता है, ठीक है ना। जैसे संस्कृत में पठ धातु है, पठ की भाववाचक संज्ञा पाठ होती है। पच धातु है, पच का पाक होता है, तो ये पाठ, पाच, लेग, ये भी भाववाचक संज्ञा ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये पढ़ेंगे, संधि की दृष्टि से पढ़े तो ये पढ़ोगे। अगर कोई प्रत्यय पूछ ले तो इसमें इस प्रकार से दिखाओगे। हिंदी में अ से ही दिखाया जाता है, वैसे घय प्रत्यय होता है और भाववाचक संज्ञा इसमें हो जाती है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा यदि पढ़े, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन्हें एक बना देना। सम होता अच्छी प्रकार से, आस होता बैठना, अच्छी प्रकार से पास होना, मिलकर बैठना, ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब जैसे आस का अर्थ भी बैठना होता है और इसमें सम उपसर्ग, इसका क्या योगदान है भाई? पास आके बैठना और समास सम उपसर्ग करता तो अच्छी प्रकार से पास आके बैठना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जब कोई दो दोस्त पास आकर तो बैठ गए पर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, तो पास आकर भी पास नहीं है, उनका मेल पानी में घी की तरह मिले हुए हैं पर अलग है। तो ऐसा यदि मेल होता तो हम उसको आस बोल देते, पर सम उपसर्ग का मतलब है वो इतनी अच्छी तरह से पास आके बैठे हैं कि उनका मेल अब अलग अलग नहीं दिखता। नीरक्षीर जो मिलन होता है उस प्रकार का, जैसे दूध और पानी को मिला दे उस प्रकार का। तो उनके बीच में जो दीवार है, जैसे राजा का पुरुष, तो ये बीच की दीवार होती है विभक्ति। इस विभक्ति को हटाकर, ठीक है ना, तो बिल्कुल पास आके बैठना वो कहलाता है समास, राज पुरुष। तो इसलिए इसमें सम उपसर्ग देना पड़ा। दो शब्दों का पास आकर बैठना ही नहीं, अच्छी प्रकार से पास आकर बैठना। बीच में से जो उनकी विभक्ति की दीवार है, इनको परसर्ग बोलते हैं हम। कारक के चिन्ह, परसर्ग किसे कहते हैं? कारक के चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। तो इन परसर्गों को हटाकर अपने सब ईर्ष्या द्वेष की दीवार को बीच में से खत्म करके एक बन जाते हैं, तो समास कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों में समास हो जाता है वो पद कहलाते हैं समस्त पद। समस्त, जैसे हिंदी की दृष्टि से पढ़े तो त प्रत्यय होता, त प्रत्यय, और ये त प्रत्यय भूतकालिक होता है। भूतकालिक, जैसे पठित, पढ़ा हुआ, लिखित, लिखा हुआ, ऐसे समस्त समास हुआ, यानी कि जिसमें समास हो चुका है, सामासिक कार्य जिसमें हो चुका है, ऐसा पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो जब समास हो जाता है तो जैसे
राजपुरुष हमने पढ़ा, राजपुरुष, तो ये एक समस्त पद है, ये एक समस्त पद है क्योंकि इसमें सामासिक कार्य हो चुका है, समास से संबंधित कार्य हो चुका है। तो ये जितने समस्त पद होते हैं जिनमें समास हो जाता है वो सारे के सारे समास कहलाते हैं। एक और बता दूं मैं, समास का विलोम, ठीक है ना, विलोम, विलोम होता है व्यास। आप क्या करते हो, कोई अगर समास का विलोम पूछ ले तो विग्रह कर देते हो, विग्रह अलग प्रकार का पद है, समझाऊंगा अभी। तो समास का विलोम होता है व्यास। समास होता किसी चीज़ को सिकोड़ना, संक्षिप्त करना, व्यास होता फैलाना, ठीक है। तो ये अब विग्रह क्या होता है, विग्रह, विग्रह देखिए, विग्रह में वि उपसर्ग जमा ग्रह, ग्रह का था ग्रहण करना, ग्रहण करने का भाव ग्रह होता है, इसमें वि उपसर्ग है। अब वि उपसर्ग दो अर्थों में होता है, वैसे तो कई अर्थों में होता है पर मुख्यतः मैं दो बताता हूँ। वि होता, एक तो होता वियोगात्मक, एक तो होता वियोग, और एक होता वि विशिष्ट अर्थ में, विशिष्ट, ठीक ना। तो एक वियोग अर्थ में होता है, एक विशिष्ट अर्थ में होता है। तो जब वि उपसर्ग का अर्थ जैसे वियोग है तो वियोग शब्द में ही वि उपसर्ग है, यानी कि योग का उल्टा। और विशिष्ट जैसे विज्ञान है तो विज्ञान में विशिष्ट अर्थ में विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान, ठीक है ना। तो जो विग्रह में है ये वियोग अर्थ में विपरीत अर्थ देगा, उल्टा अर्थ देगा, ठीक है ना। देखो ग्रह, ग्रह का अर्थ था ग्रहण करना, और विग्रह ग्रहण करने का उल्टा, यानी कि उनको वैसे ही तोड़ देना। कोई चीज़ आपने समास की फिर वि कर दिया, उल्टा कर दिया, वैसे तोड़ दी, तो ये कहलाता है विग्रह, यानी कि समस्त पद को अलग करके लिखना। जैसे यही उदाहरण ले रहा हूँ मैं, राजपुरुष एक समस्त पद है, तो जैसे आपने दो पदों का ग्रहण किया उनको विपरीत कर दो, उल्टा कर दो, वियोग कर दो, तो वो पहले की स्थिति में आ जाएंगे, राजा का पुरुष, तो ये होता विग्रह। तो मेरे ख्याल से आप विग्रह को भी समझ गए हो, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या किसी दो पदों में संधि और समास दोनों हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। संधि अपना काम करती है और समास अपना काम करता है, ठीक है जी। जैसे संधि और समास, संधि और समास में क्या फ़र्क है? संधि और समास, संधि दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल, और समास ये शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, ठीक है ना। वैसे तो पद होते हैं, पदों का मेल होता है, पर पद में से विभक्ति हटाकर उसको मूल रूप में लिया जाता है। जब कोई शब्द मूल रूप में होता है तो शब्द होता है, जब उसमें कोई प्रत्यय लग जाता है, वो वाक्य में आने के लायक हो जाता है तो पद होता है। तो जो समास में मिलाएंगे दूसरी साइड का पद हो सकता है, पहला तो शब्द ही बनाना पड़ेगा आपको, विभक्ति उसमें से खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये दो वर्णों का मेल। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि हमें समास करना है, समास कीजिए। अगर लग रहा हो समास में जोड़ने के लिए आवश्यकता है तो फेविकोल लेके आइए, फिर आप संधि का फेविकोल, तो संधि से जोड़िए आपको। जैसे राजा का पुरुष, तो राज और पुरुष दो शब्दों को जोड़ना तो राजपुरुष, इसमें हमें संधि की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बिना संधि के दो पदों को जोड़ दिया, तो यहाँ संधि नहीं है। पर जैसे विद्या के लिए आलय, विद्या और आलय इन शब्दों को आप पास लेके आना चाहते हो, विभक्ति विद्या के लिए आपने जो बीच में ऊपर सर्ग है वो हटा दिया, जोड़ना है तो समास दो शब्दों को पास लेके आएगा। पर जब जोड़ने का काम होगा तो संधि से होगा, तो विद्या आलय जब जोड़ना पड़ेगा तो दीर्घ संधि करनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन निकाल सकता है कि ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें केवल समास है, संधि नहीं है। तो ऐसा करके ऐसे टफ उदाहरण आपके सामने पेश कर देगा कि आप चकरा जाओगे। जैसे मृच्छकटिकम ही कर दिया उसने, या मृच्छकटिक है, मृच्छकटिक है, ठीक है ना। अब इस शब्द में पहले तो इसका मुंह सिर ही नहीं पता है क्या, अब इसमें कैसे बताएं कि समास है कि संधि है, यही नहीं पता। और फिर केवल संधि है जिसमें, या फिर ये पूछ ले केवल समास है जिसमें, या ये पूछ ले संधि और समास दोनों है, या ये पूछ ले समास तो है पर संधि नहीं है। तो पूरे टॉपिक का जब तक आपको गहन अध्ययन नहीं होगा आप ये क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे सकते। अब ये होता क्या है, ये होता मृद जमा शक्टिक, शक्टिक होता गाड़ी और मृद होता मिट्टी, ठीक है ना, मृद।
तो ये जब आगे श या चवर्ग पड़ा हो तो इसको चवर्ग में बदल देते हैं हम, ये बोलेगा मृच। और जब कोई श हो तो उसको छ में बदलते हैं, तो ये बोलेगा छकटिक, तो मृच्छकटिक बन गया, ठीक है ना, मृच्छकटिक। अब इस शब्द में वास्तव में देखा जाए तो समास भी है, मिट्टी की गाड़ी, संबंध तत्पुरुष समास है, और संधि तो बड़ी गजब की है। तो ये ऐसा पद है, इसमें संधि भी है और इसमें समास भी है। पर कहीं पर जैसे आ जाए नयन, आ जाए नयन शब्द, अब नयन में ने जमा अन, अब इसमें ये उदाहरण केवल संधि का है, इसमें समास नहीं है, क्योंकि समास के लिए दो शब्दों का मेल चाहिए, तो शब्द ही एक है, ये तो पद ही एक है, तो एक पद में कैसे कर लोगे आप समास, तो समास का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। तो ये केवल और केवल संधि का उदाहरण है। ये ऐसा उदाहरण जिसमें संधि भी है, समास भी है, ये ऐसा उदाहरण जिसमें केवल समास है, संधि नहीं है। समझ गए होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हल्का फुल्का पढ़ा कहीं से थोड़ा बहुत और टेस्ट पास हो जाएगा, मन से निकाल दो, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हम, समास के भेद, समास के भेद, ठीक है जी। हिंदी में समास वास्तव में देखा जाए तो वैसे तो 4 प्रकार का होता है, पर इसके भेद 6 होते हैं, ठीक है ना, 6। हिंदी में इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से मैं गिनाता हूँ। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब जो तत्पुरुष का भेद होता है वो होता कर्मधारय, कर्मधारय, और कर्मधारय का एक भेद होता है द्विगु। ध्यान दीजिए, आपके एस्टेट में आया था ये कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, और उसमें एक कथन ये था कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु होता है, तो सब ने यही लगा दिया असत्य, क्योंकि पढ़ा तो था ही नहीं कभी। फिर बता रहा हूँ, परीक्षा का जो प्रारूप होता है ऐसा होता है कि चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे, चारों ऑप्शन के बारे में आपको नॉलेज होगा, तो उत्तर सही जाएगा, नहीं तो गलत जाएगा, ठीक है ना। अब काफ़ी चीज़ें बदली हैं, ठीक है। तो ये पहला 1, 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6, ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो 4 है। संस्कृत में भी 5 भेद है, केवल समास संस्कृत में अलग से आ जाता है, तो बाकी यही है। तो 1, 2, 3, 4 किसी अवस्था में वो पूछ ले, 6 ऑप्शन में नहीं दे और केवल 4 देता, तो 4 पे आप जाओगे, ठीक ना, क्योंकि ये इसका भेद है, इसका भेद ये है। पर हिंदी में 6 के 6 माने जाते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, ठीक है ना। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब इनमें क्या होता है, हम शब्दों की प्रधानता देखते हैं। इसमें जो होता है वो होता पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। इसका जो पूर्व पद अव्यय होगा और वही प्रधान होगा। इन तीनों में चूंकि एक ही पार्ट है, तत्पुरुष का वही अगला भेद कर्मधारय उसका, तो एक ही चीज़ है ये तीनों की मिला के, तो इन तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान। इनमें दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान, और इसमें अन्य पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान, इसमें अन्य पद प्रधान मिलेगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ें देखी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, नहीं आया तो मेरे कहने के बाद आ जाएगा कि प्रधान क्या होता है, क्या मानते हो आप, किसको क्या कैसे होता है, कैसे चेक करते हैं कि किसी की प्रधानता कैसी है। देखो, वाक्य में जिसके अनुसार क्रिया आती है वो पद प्रधान माना जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं कह देता हूँ माता पिता जाते हैं। अब माता पिता, अब जाते हैं क्रिया, क्रिया जिसके अकॉर्डिंग आई वो पद प्रधान होता है। अब जाते हैं बहुवचन है, तो जाते हैं माता और पिता दोनों के अकॉर्डिंग आई, दोनों के अनुसार जाते हैं कि, इसका मतलब इसमें दोनों पद प्रधान है। कहीं पर आ जाए, जैसे दशानन को राम ने मारा, ठीक है। तो राम ने किसको मारा, दश को मारा या आनन को मारा, ठीक है ना। यद्यपि मैंने कर्ता कारक का उदाहरण, कर्म कारक का, कर्म कारक में कैसे चेक करते हैं, दश को मारा या राम को मारा। राम ने आनन को मारा, राम ने न दश को मारा न आनन को, आनन का अर्थ मुख को मारा, बल्कि रावण को मारा। इसका मतलब रावण को मारना
राम ने जिसको मारा रावण, वो कोई और चीज़ बता रहा है, ठीक है ना। तो न 10 से मतलब है उसका नाम से, बल्कि रावण से मतलब। तो इसका मतलब इसमें अन्य पद प्रधान है, इसमें जो बात निकल के आ रही है वो अन्य पद की निकल के आ रही है। तो ऐसे करके जैसे कहीं पर इसका उदाहरण ले लेता मैं, जैसे जलधारा बहती है, तो बहती है, बहना क्रिया जल के अनुसार आया, धारा के अनुसार आया। जल बहता है या धारा बहती है? धारा बहती है। तो इसका मतलब इसमें ये उत्तर पद प्रधान है, तो पक्का ये समास तत्पुरुष का उदाहरण है। जल की धारा संबंध तत्पुरुष है। तो ऐसे चेक करते हैं हम आपका कौन सा पद प्रधान है। तो आपको पता चल गया होगा, और आप याद करना चाहो तो इसको सीक्वेंस में लिख के पूर्व उत्तर दोनों ही नहीं, इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। ये लो जी, इसको साफ कर रहा हूँ और एक एक करके हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे अब हम अव्ययभाव समास पढ़ते हैं। अव्यय भाव, ठीक है। अव्ययभाव में क्या होता है? पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद अव्यय, ठीक है। एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन उत्तर पद अव्यय होता है, उत्तर पद अव्यय होता है। और तीसरा दोनों ही पद अव्यय नहीं होते हैं, दोनों ही पद अव्यय नहीं होते हैं। अब आप ये कहोगे जी ये तो तीनों कंडीशन में आ गया। बिल्कुल, अव्यय भाव में 3 कंडीशन मिलेगी। पूर्व पद अव्यय होता है, कहीं पर उत्तर पद अव्यय होता है, कहीं पर दोनों ही पद अव्यय नहीं होते। परंतु जो आपका समस्त पद बनेगा, जो आपका समस्त पद बनेगा वो अव्यय, समस्त पद अव्यय होता है। समस्त पद कैसा होता है? अव्यय ही होता है। ये पक्का है। इसके अंदर हो सकता है पूर्व पद अव्यय हो, जब आप विग्रह करते हो, उत्तर पद अव्यय हो, या दोनों पद अव्यय, मैं बताऊंगा उदाहरण से। परंतु समस्त पद यानी कि जब समास बन जाता है वो अव्यय होता है। कोई आपसे पूछ ले क्या अव्ययभाव समास के सारे उदाहरण अव्यय ही होते हैं? बिल्कुल अव्यय ही होते हैं, ठीक है ना। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जब उनके बहुवचन बन जाते हैं, जैसे प्रतिध्वनि है, ये अव्ययभाव का समास का उदाहरण है, पर प्रतिध्वनियाँ बन जाता है, बहुवचन में चला जाता है। कुछ अपवाद हैं, प्रतियोगिता है, अव्ययभाव समास का प्रतियोगिताएं बन जाता है, ठीक है, उसमें चला जाता है, ठीक है ना। परंतु अमूमन ये अपवाद को छोड़ के समस्त पद अव्यय ही होता है, इसलिए इसको कहते हैं, इसका नाम पड़ेगा अव्यय भाव, यानी कि जो अव्यय जैसा भाव रखे, यानी कि अव्यय ही हो, ठीक है ना। पूर्व पद अव्यय कब होता है? पूर्व पद अव्यय का उदाहरण मैं बताता, जैसे यथा शक्ति। तो यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यथा समस्त पूर्व पद में आ गया तो ये अव्यय होगा, ठीक है। उत्तर पद अव्यय जैसे कथनानुसार, अब अनु पीछे चला गया, ठीक है ना, या गंगा पार, या गंगा पार, तो पार अव्यय होता, पार पीछे चला गया। जब दोनों ही पद अव्यय हो, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अब हाथ अव्यय थोड़ी है, दोनों पद अव्यय नहीं है, परंतु फिर भी समस्त पद अव्यय होगा, अव्ययभाव समास होगा, तो ठीक है ना। तो अव्ययभाव समास के बारे में ये बातें जान लेना बेहद जरूरी है, ठीक है। सब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आपने उतार भी लिया होगा, लिख भी लिया होगा, ठीक है। चलो अब इसके उदाहरण करते हैं हम। जैसे यथाशक्ति है, यथा, अब यथा पूर्व पद अव्यय, ठीक है ना। यथा जो 22 उपसर्ग होते हैं, तो वैसे तो उपसर्ग बहुत होते हैं, पर सम अनुव दुस दूर न्यांग नियद्यपयति सु उत्पर इत्यादि, ये 22 उपसर्ग होते हैं, ये पक्का अव्यय होते हैं। तो ये जब पहले आ जाए तो वो उपसर्ग होता है। यद्यपि उनमें यथा नहीं होता, वो अलग प्रकार के 22 उपसर्ग हैं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, उपसर्गों की संख्या 22 मान जाते हैं व्याकरण संबंध, ठीक है ना। परंतु जो कोई किसी पद के आगे लगकर अर्थ बदल दे वो भी उपसर्ग होता है। तो जैसे यथाशक्ति, तो इसका करेंगे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। जो शक्ति के अनुसार होता है वो कहलाता है यथाशक्ति, यानी कि जितनी अपनी शक्ति है उसी के अनुसार जब काम करते हैं तो यथाशक्ति। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो दिन दिन के प्रतिदिन, दिन के प्रति,
ठीक है जी। मतलब या आप हर दिन भी कह सकते हो, इसका हर दिन भी कह सकते हो। तो ये जो जब प्रति उपसर्ग आता है तो ये द्वित्व हो क्या आता है, दिन दिन के प्रति, प्रतिक्षण, क्षण क्षण के प्रति। इसको व्याकरण की भाषा में वीप्सा बोलते हैं। वीप्सा, वीप्सा करता था किसी चीज़ को दो बार कहना, ठीक ना। तो कई बार इसमें से वो क्वेश्चन निकाल सकता कि वीप्सा अर्थ में कौन सा अव्ययभाव समास है। तो ये प्रति वाला होता, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, ठीक ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जैसे आ है, आजीवन, तो जीवन तक, यानी कि जब तक जीवन है तब तक। या आकंठ, आकंठ तो कंठ तक, ठीक ना। एक गड़बड़ और कर देते हैं हम, आकंठ का कह देंगे गले तक। भाई जो आपके विग्रह में है पद, वही तो आप समस्त पद में लेके आओगे। आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि मम्मी और डैडी का समास क्या होगा, माता पिता। भाई इधर तो मम्मी डैडी बोल रहे हो, उधर माता पिता, ऐसा थोड़ी। जो आपके पास खुले में शब्द है, विग्रह में शब्द है, उन्हीं को तो आप पास बैठाओगे। तो आप गला नहीं कर सकते, यहाँ पर कंठ तक ही करना पड़ेगा, ठीक ना। आ जानू, जानू तक घुटना, ठीक ना। आ जानू यानी कि जानू तक, घुटनों तक नहीं कर सकते, जानू तक। कई पुस्तकों में मैं देखता हूँ इसको ये कर देंगे घुटनों तक। वो तो आप उसका अर्थ बता रहे हो, विग्रह थोड़ी कर रहे हो। आ जानू का आप अर्थ बता रहे हो, विग्रह में तो वही पद लेना पड़ेगा आपको। ये गड़बड़ मत कीजिएगा। कई बार ना शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेता है कि आ जानू घुटनों तक, और आपको लगता है ये शुद्ध, शुद्ध कहाँ से हो गया हो, ठीक ना। जैसे अहर्निश है, अहर्निश, तो इसका विग्रह कई दिन रात कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप। अहन और निशा ऐसा करोगे, वही समस्त पद में रखोगे। जो विग्रह में वही समस्त पद, जो समस्त पद है वही विग्रह। तो वो शब्दों का आपने बदलना नहीं है, ठीक है ना। जैसे प्रोक्ष शब्द आ जाए, प्रोक्ष, प्रोक्ष तो अक्षी से परे, ये करोगे, अक्षी से परे। आप कई बार है ना अक्ष से परे कर देते हो, जो कि गड़बड़ा, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है ना। अच्छा, फिर जैसे नीरस आ जाता है, नीरस तो रस से रहित, ठीक ना। और देखो नीरस हो या निरोग हो, ठीक ना, ये संधियों में समझाऊंगा मैं। इसका जब उपसर्ग लगाओगे तो निर होता है, ये बड़ी ई हो जाता है, ठीक है ना। तो निरोग, रोग से रहित, तो ऐसा करके निरोग। एक इसी जैसा निरंधर, रंध्र होता छेद, जिसमें छेद ना हो, ठीक है ना, रंध्र से रहित। तो जहाँ पर रंध्र नहीं होंगे वो निरंध्र होंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से आप उदाहरण ये लिखते चलेंगे। और मैं करवा रहा हूँ, जैसे एक आध उदाहरण ऐसा भी आने लगा आजकल, यावत जीवन, यावत जीवन, इसका अर्थ भी जब तक जीवन है, जब तक जीवन। संधि छेद में भी खूब पूछा जाता है, यावत, यावत त होता, यावत जमा जीवन, जैसे उत जमा ज्वल होता ना। जब संध्या समझाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल जब आप विस्तार से समझते हो, एक एक चीज़ को घोट पीट के मतलब अच्छे से आप देखते हो, तो उसमें वैसे भी आनंद आता है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने अच्छे से कराऊंगा, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। कुछ दूसरी भाषाओं के भी हो जाते हैं, जैसे ना समझ, ठीक है ना, ना समझ या नालायक, ठीक है ना, जो लायक नहीं है या जिसको समझ नहीं है, तो ना भी आ सकता। जैसे बे धड़क, बिना धड़क के, ठीक है ना, तो बे उपसर्ग भी आ जाता है। बेकार, बिना कार के, बिना किसी कार्य के। तो दूसरी भाषाओं के भी पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। अब देखो जैसे ये है पेट भर या जीवन भर, दो उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक ना। ये भर आपका क्या होता है, अव्यय होता है, बल्कि ये है ना उत्तर पद में जाएंगे। इनको भर पेट कहो, भर पेट, चाहे भर पेट कहो या पेट भर कहो, पेट भर कर विग्रह इसका एक ही होगा। पर जब पूर्व पद अव्यय हो तो भर पेट लिखो, और जब उत्तर पद अव्यय हो तो पेट भर लिखो। ये थोड़ा फर्क है इसमें, ये फर्क समझना पड़ेगा। जीवन भर भी उत्तर पद अव्यय का उदाहरण है, ठीक है ना। उत्तर पद वाले अव्यय आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो ये पता चला होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, नी उपसर्ग के भी हो जाते हैं, जैसे नी
जमा ऊन, ऊन का अर्थ था कम, तो ये न्यून है, न्यून। कईयों को पता ही नहीं चलता, वो कहते हैं न्यून एक ही पद है, नहीं ये दो पद है, इसमें नि उपसर्ग है। तो न्यून का आपको नियमन भी होता है या नियम होता है, ठीक ना, विशेष प्रकार का यम या विशेष प्रकार से कम, ठीक ना, तो न्यून कह सकते हो या नियम कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी इसमें जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ कि जब उत्तर पद अव्यय हो, मैं सेकंड स्टेज पे आ गया, उत्तर पद अव्यय। जब उत्तर पद अव्यय होगा तो वो उदाहरण जैसे गंगा पार, गंगा पार, तो गंगा के पार, ठीक ना, तो ये भी उत्तर पद का इसमें चला गया। या जैसे कथनानुसार, कथन के अनुसार, तो ये अनु पीछे आ गया, ठीक ना। या विवाह उपरांत, विवाहेतर भी हो सकता है, विवाहेतर, विवाह से इतर, गुण संधि है, इतर होता दूसरा, विवाहेतर, विवाह से इतर दूसरा। या विवाह उपरांत हो सकता है, विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत, विवाह के बाद, ठीक ना। तो ये उप या इतर इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो ठीक है, ये उदाहरण। या जैसे धर्मार्थ है, धर्मार्थ है, धर्म के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो उदाहरण मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको उत्तर पद अव्यय, जिसमें उत्तर पद में चला जाए। अब बहुत सारे ऐसे हैं, तीसरी स्टेज पढ़ाऊँ मैं इसकी, दोनों ही पद अव्यय नहीं है, दोनों ही पद अव्यय नहीं है। तो जब दोनों ही पद अव्यय नहीं है तब भी अव्ययभाव समास हो जाता है। इसके उदाहरण बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे हाथों हाथ, तो ऐसे करके रातों रात, ठीक ना, लूटम लूट, गली गली, ठीक ना। विग्रह थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है इसका, जैसे लूटम लूट, लूटने के बाद लूटना, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ठीक ना। मंद मंद, मंद फिर उसके बाद मंद, धीरे धीरे, शनै शनै, ऐसे करके जितने भी ये उदाहरण हैं, शनै शनै भी होगा, शनै शनै, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें दोनों ही पद अव्यय नहीं होता। एक और बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, जैसे एक एक, एक एक। आप कहोगे जी एक एक संख्यावाची शब्द है, ये तो द्विगु में जाना चाहिए या फिर जोड़ा लग रहा है, पर ना तो इसमें द्विगु है। द्विगु समास में एक पद संख्या होता है तो दूसरा संज्ञा होता है, इसमें दोनों पद संख्या। जब दोनों पद संख्या हो तो द्वंद्व में जा सकते हैं, पर द्वंद्व की इसके अंदर वो नहीं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ एक एक आओ या एक एक जाएगा, तो द्वंद्व में तो क्रिया वैसे भी बहुवचन के आते हैं, जब माता पिता जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसमें तो एक एक जाओ या एक एक जाएगा, तो वो क्रिया तो नहीं है, तो वो उसके परिभाषा भी इस पे पूर्ण नहीं बैठती। फिर आपको कुछ कौन सा है, एक एक इसी प्रकार का है, एक के बाद एक। इसका विग्रह क्या करोगे, मैं विग्रह नहीं लिख रहा हूँ, आप सुन के लिखोगे, एक के बाद एक। अगर बाई चांस एकाएक आ जाए, एकाएक आ जाए तब भी अव्ययभाव है। एकाएक होता एक के तुरंत बाद एक, दोनों में फर्क है। एक एक, एक के बाद एक, एकाएक एक के तुरंत बाद एक। हो सकता है दोनों उदाहरणों में थोड़ा आपको पजल करे या वो, तो आप जब थोड़ा परिभाषा जब सारे समास में समझा चुका हूँ तब आप बिल्कुल द्वंद्व में नहीं जाओगे, क्योंकि द्वंद्व की आत्मा में बहुवचन क्रिया बसी हुई है। भाई बहन जाते हैं, माता पिता जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ दोनों पद प्रधान हैं। एक एक जाएगा तो यहाँ तो एक वचन की क्रिया आ रही है, ठीक ना, तो द्वंद्व नहीं बन सकता इसका। एक के बाद एक, एक एक जाएगा तो एक ही जाएगा, एक जाएगा फिर उसके बाद एक जाएगा। तो इसलिए ये भी इसी प्रकार का, जब दोनों पद अव्यय नहीं, उस प्रकार का अव्ययभाव समास है। तो ये मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अव्ययभाव समास समझा दूं। इसके इतने ही उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण है। मैं आपको इसके उदाहरणों के एक पीडीएफ की भी कोशिश करूंगा कि इसके उदाहरणों की पीडीएफ आपको भेजूं और उस पीडीएफ से आप सारे उदाहरण समझो, तो आप अच्छी तरीके से समास करेंगे मेरे साथ मिलके। हम 2-3 या 4 वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इनको अच्छी तरीके से करा देंगे। यदि हर एक समास की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तब भी 6 वीडियो बनेंगी, ठीक है ना। आज तो पूरा समझाना था इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी बनी होगी, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद और इनको कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।